मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड वीडियोस को शेयर जरूर करिए। तो मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की फॉर सीए इंटरमीडिएट। ये वीडियोस आपको जनवरी 2025 के एग्जाम में एप्लीकेबल होने वाले हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चैप्टर नंबर 3 के हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं एक्सेप्ट वन, जो कि इस चैप्टर का आखिरी वाला टॉपिक है। और वो टॉपिक है मित्रों हमारा टॉपिक नंबर 16। टॉपिक नंबर 16 है हमारा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। यानी जब भी हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल किसी भी ऑडिट के लिए हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, तब एज एन ऑडिटर जब हम किसी भी रिस्क का असेसमेंट करते हैं तो उस रिस्क के असेसमेंट में हमारा रिस्क का असेसमेंट करने के बाद एज एन ऑडिटर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए वो हमें इस टॉपिक में बताना सीखना है। दैट मीन्स क्या, एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑडिटिंग। एक प्रोफेशनल होता है जिसे हम कहते हैं ऑडिटर। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसे एक टास्क परफॉर्म करना होता है। वो टास्क होता है रिस्क असेसमेंट का। और कितने प्रकार की रिस्क हमारे पास होती है, तो हमारे पास हमें पता है कि ओवरऑल हमारे पास एक ऑडिट रिस्क होती है और हमारे पास होती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क और तीसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों कि हमारे ऑडिट की जो रिस्क है वो इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। यानी ये वाला जो सबसे पहला टॉपिक है ऑडिट रिस्क, तो ऑडिट रिस्क हमारी तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। कौन से कंपोनेंट्स है वो? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस हमारी आती है डिटेक्शन रिस्क यानी डीआर। इन दोनों चीजों को मिला के हमारी बनती है ऑडिट रिस्क। और ये जो डिटेक्शन वाला, ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंपोनेंट होता है आपका कंट्रोल रिस्क। अब ये जितने भी प्रकार की रिस्क मैंने आपको यहां पर बताई है, इसका अल्टीमेटली एक इंपैक्ट होता है। वो क्या? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कोई भी एंटिटी एक फाइनेंशियल ईयर में परफॉर्म करती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। चार कैटेगरीज में हम उन ट्रांजैक्शंस को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं: इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। ये चार ब्रॉड कैटेगरीज होती है। इनकम एक्सपेंस पीएनएल का पार्ट होता है, एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। क्लैरिटी के साथ हमारे दिमाग में बैठ गया? तो ये जो रिस्क होने वाली है, दैट मीन्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क, दैट मीन्स ओवरऑल जो हमारी ऑडिट रिस्क होती है वो हमारे इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी इन चार सेगमेंट में जनरेट हो सकती है। अब ऑडिट में रिस्क जनरेट होना मतलब क्या, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक एंटिटी कंडक्ट करेगी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, उसका प्रॉपरली सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। उस सोर्स डॉक्यूमेंट की अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान रिकॉर्डिंग की जाएगी। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस एंड देन पीएनएल एंड बैलेंस शीट में उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके में ये जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है, इसमें डेटा एक्यूरेसी के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा टाइमली होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें अप्लाई करनी होती है एज इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीजें जब आप अच्छे से फॉलो करोगे तब जाके अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके एंटिटी का जो ट्रांजैक्शंस है, उनके जो डेली ऑपरेशंस है, उनके जो बिजनेस ऑपरेशंस है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट होगा। अब मिसस्टेटमेंट मतलब क्या कि आपका जो भी फाइनेंशियल डेटा जनरेट होता है अकाउंटिंग सिस्टम में, जब आप उसे पुटअप करते हो यानी इनपुट डालते हो, तो आइदर आपका डेटा में कोई तो प्रॉब्लम है या फिर आपके अकाउंटिंग की प्रोसेस यानी इंटरनल कंट्रोल में कुछ तो प्रॉब्लम है। और इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर इन दोनों में से किसी एक प्रॉब्लम की वजह से आपका जो अल्टीमेट रिफ्लेक्शन है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है।
उदाहरण के तौर पर अगर कोई एंटिटी पूरे साल भर में 10,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है इन इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी, तो वो 10,000 करोड़ की कलेक्टिव अमाउंट प्रॉपरली इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी में ट्रू एंड फेयर मैनर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 10,000 करोड़ की अमाउंट इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी के प्रॉपर कैटेगरीज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, दैट मीन्स एक्चुअल सिचुएशन जो है वो एक्चुअल सिचुएशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, दैट मीन्स देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। एक्चुअल डेटा और प्रेजेंटेड डेटा में डेविएशन है, फर्क है, इसे कहा जाता है मिसस्टेटमेंट। अब ये मिसस्टेटमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, इनएक्यूरेसी ऑफ डेटा, दूसरा इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग, तीसरा नॉन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर नॉन कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या फिर नॉन कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बहुत तरीके के यानी एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से एक्चुअल डेटा एंड प्रेजेंटेड डेटा में फर्क हो सकता है और इसे कहा जाता है मिस स्टेटमेंट। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब क्या, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटा आपने प्रेजेंट किया है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके कुछ यूजर्स होते हैं। उन यूजर्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होता है आपका इंटरनल यूजर, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में आएंगे आपके मैनेज ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हाई लेवल मैनेजर्स, और एक्सटर्नल में आपके कौन कौन आने वाले हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो लोग आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आपके फाइनेंसर्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाएंगी एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ऐसे दो कैटेगरीज में आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो जब भी आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के इन स्टेक होल्डर्स को देते हो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये स्टेक होल्डर्स अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई स्टोरी। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसे कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट डालेगी उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहा जाता है, और जो मिसस्टेटमेंट यानी जो गलती फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालती उसे नॉन मटेरियल या फिर इममटेरियल मिसस्टेटमेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। तो हमारा जो ये ऑडिट रिस्क होता है, ये ऑडिट रिस्क क्या मतलब होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क, इन दोनों को मिला के ऑडिट रिस्क बनता है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि मैंने आपको जो ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके सामने विजुअलाइज करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, इसमें से हमें एक बात पता चलती है कि हमारा मैनेजमेंट हमें जो डेटा देगा उस पर हमें आंख बंद करके रिलाय नहीं करना है, हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट एविडेंस हमें अपना प्रोफेशनल जजमेंट उसमें इशू करना है, प्लस अप्लाई करना है, प्लस एंटिटी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है प्लस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका अंडरस्टैंडिंग, और कुल मिला के हमारा ओवरऑल जो प्रोफेशनल नॉलेज है उस इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके फिर हमें अपना ऑडिट ओपिनियन रेडी करना है। अब रिस्क मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में जो एक्चुअल फैक्ट है उस फैक्ट को ऑडिटर का ओपिनियन रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यानी जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, जो एक्चुअल है, वही आपके ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब जो एक्चुअल यानी जो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है वो आपके ऑडिट ओपिनियन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, तब उसे कहते हैं इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन गिवन बाय द ऑडिटर। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के दौरान आपने वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट आप डिटेक्ट नहीं कर पाए, यानी वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनरिजॉल्व्ड रह गई, अनडिटेक्टेड रह गई। तो ऐसे सिनेरियोज को हम कहते हैं अल्टीमेट ऑडिट रिस्क। यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन ऑडिटर ने वो डिटेक्ट नहीं की या फिर नहीं कर पाया, इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। दिस मीन्स व्हाट कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ऑडिटर ने इनएप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट दी है, प्रेजेंट की है, और इसे कहा जाता है अल्टीमेट ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है इसमें ऐसी बहुत सारी लेयर्स मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक्चुअल में लेके चलता हूं वापस, जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 16, उसको अभी आपका एक मैंने छोटा सा रिवीजन करा दिया पूरा के पूरे इस चैप्टर का, यानी बेसिकली जो टॉपिक्स हमने पढ़े। एंड नाउ आई विल बी टेकिंग यू टू द रिसेंट टॉपिक।
तो देखो टॉपिक नंबर 16 क्या कहता है हमारा, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। यानी जब भी ऑडिटर ऑडिट का काम करेगा तो उसका सबसे पहले टास्क होता है भाई साहब, पहले तो एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग हासिल करो, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझो एंड देन ऑडिट का एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर उस स्ट्रेटेजी में आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑडिट प्लान बनाओ, यानी डिटेल्ड ऑडिट प्लान एंड देन उस डिटेल्ड ऑडिट प्लान को इंप्लीमेंट यानी एग्जीक्यूट करना शुरू करो डे बाय डे। ये होता है आपका ऑडिट का प्रोसीजर। तो जब भी एज एन ऑडिटर आप काम करोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई साहब ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से एरियाज है जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, दैट मींस रिस्क है। एक तो ऑडिट रिस्क या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों रिस्क को मिला के ऑडिट रिस्क बनती है। और ऑडिट रिस्क का मतलब क्या, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। तो जो लेयर्स होती है ऑडिट के रिस्क में, उन सारे के सारे लेयर्स को आप अलग अलग तरीके से, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को आप अलग से ट्रीट करोगे। इनके वजह से जो जो रिस्क निर्माण होती है उनको आप किस तरीके से टैकल करोगे, यानी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, प्लस जो डिटेक्शन रिस्क होती है उसके आउटकम क्या होते हैं, उसको ऑडिटर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, वो यहां पर बताया गया है। प्लस ओवरऑल सिनेरियो में जो हमारी ऑडिट रिस्क होती है, यानी इंडिविजुअल एरियाज में अगर रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तो उनको ऑडिटर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, प्लस ओवरऑल सिनेरियो के, ओवरऑल ऑडिट सिनेरियो में किस तरीके की आपकी रिस्क है और उनको आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ये टॉपिक नंबर 16 हमें बताता है। और टॉपिक नंबर 16 का पूरा फोकस रहने वाला है ऐसे 330 के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आपको इंस्टीट्यूट का जब आप स्टडी मटेरियल देखोगे उसमें क्लियर मटेरियल दिया हुआ है, उसमें ऐसा पैरा 1, पैरा 3, पैरा 5 ये मेंशन नहीं किया। दैट मींस ऐसे 330 का कौन सा पैराग्राफ आपको दिया गया वो मेरे नोट्स में आपको मिलेगा, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। लेकिन आप चिंता मत करना, आप एक बेसिक अजम्पशन होता है कि अगर इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में ऐसे पैराग्राफ्स का मेंशन नहीं किया है, दैट मींस इंस्टीट्यूट एग्जाम में आंसर में भी आपसे ऐसे पैराग्राफ्स का मेंशन एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ये बेसिक अजम्पशन है, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट स्टडी मटेरियल है वो है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। इंस्टीट्यूट ने जितनी बातें दी है उतना ही सिलेबस हमारा होता है, उससे बाहर की चीजें हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। ये एक बेसिक अजम्पशन होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट का नेचर, इंस्टीट्यूट का बिहेवियर, इंस्टीट्यूट का पेपर सेट करने का पैटर्न या इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर्स देने का पैटर्न एंड आंसर शीट चेक करने का जो उनका बिहेवियरल पैटर्न है वो ये बताता है कि इंस्टीट्यूट भले ही अपने मेन स्टडी मटेरियल में ऐसे पैराग्राफ्स मेंशन ना करे, लेकिन सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट को एकदम मक्खन आंसर चाहिए होता है। यानी आपको पैराग्राफ मेंशन करना है, प्रोविजन मेंशन, सब कुछ मेंशन करना है। यानी इसका मतलब क्या है, करंट सिनेरियो में अभी ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसको आपको एज एन इंप्रूवमेंट लेना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक छोटी सी कमी है कि उन्होंने एक तो बहुत सारा मिक्सचर करके कॉन्सेप्ट्स को बनाया। दैट मींस ऐसे 330 अगर आप अभी पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको पैरा, जैसे सीरियल ही होता है, पैरा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, सीरियल ही जाता है। लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पैरा 1 लिया, पैरा 3 लिया, पैरा 5 लिया, 2 4 गायब हो गया। उसके बाद में पैरा 6 7 8 9, ठीक है, 10, देन 11, पैराग्राफ 12 को गायब कर दिया, 13 14 ले लिया। उसके बाद में 15 पैराग्राफ 15 को गायब कर दिया, 16 17 ले लिया, 18 ले लिया, ठीक है। और बाकी के जितना भी मटेरियल है वो छोड़ दिया। इसका मतलब क्या किया इंस्टीट्यूट ने, सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए इंस्टीट्यूट के असेसमेंट के अनुसार इस टॉपिक को, यानी टॉपिक नंबर 16 को समझाने के लिए जितने आपके ऐसे 330 के जितने प्रोविजंस रिलेवेंट है उनको अलग अलग निकाल के इंस्टीट्यूट ने हमारे स्टडी मटेरियल में डाला है। कंप्लीट ऐसे 330 आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है, सिलेक्टेड पोर्शन दिया है, तो हम उसी तरीके से उसे टैकल करेंगे। लेकिन हमारी एज अ टीचर मेरी भी ड्यूटी बनती है कि आपको कुछ अच्छा स्टडी मटेरियल, यानी इंस्टीट्यूट का तो स्टडी मटेरियल हम उसमें कोई डाउट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर उससे बेहतर कुछ बनता है तो हमारी ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट कि उसे बेहतर बना के अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। तो उसी एफर्ट में मैंने आपको ये पैराग्राफ्स नंबर प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, याद रहे तो ठीक है, याद नहीं रहे तो भी ठीक है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपको उसी में से लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी।
टॉपिक नंबर 16 की जो स्टोरी है, जिस स्टोरी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें पिछले टॉपिक्स का रिवीजन जरूरी था, वो भी मैंने आपको करा दिया, और ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में रिस्क का भी रिवीजन मैंने आपको करा दिया। नाउ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें इस टॉपिक में कितने सब टॉपिक्स पढ़ने। तो टॉपिक नंबर 1 हमें पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ना है ऐसे 330 का, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 5। अब यहाँ पे मैंने इन पैराग्राफ्स के कोई हेडिंग्स नहीं है, तो उनको मैंने हेडिंग्स नहीं दिए, बस मैंने आपको ऐसे 330 का नाम हमेशा यहाँ पर दे दिया है ताकि आपके दिमाग में ऐसे 330 का नाम एकदम छप जाए। ऐसे 330 का नाम क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। तो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 5, उसके बाद में पैराग्राफ, फिर एक टॉपिक आता है आपका ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। इसमें पैराग्राफ 6, पैराग्राफ 7, देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला पैराग्राफ आपका शुरू होता है, वो आपका टॉपिक नंबर 5, 6, 7, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 5, 6 और 7, इसमें आपको इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जितना भी टेस्टिंग से रिलेटेड कंटेंट है वो पढ़ना है। पैराग्राफ 8, 9, 825, पैराग्राफ नंबर 10, 826, 27, 28, देन पैरा 11 एंड A32। तो इतना पैराग्राफ्स आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड पढ़ना है, यानी कंट्रोल से रिलेटेड उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टाइमिंग। तो इस तरीके से आपका ये 3 लेयर में टॉपिक पढ़ना है। देन टॉपिक नंबर 8 में हमें पढ़ना है यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट, यानी पिछले साल अगर आपने सेम एंटिटी का ऑडिट किया है और आपके पास उनके इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड एविडेंसेस है, तो यहां पर आपको ये बताया गया है कि क्या आप पिछले साल के एविडेंसेस इस साल में यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो आपको पता चलेगा पैराग्राफ 13 और 14 में। उसके बाद में इवेल्युएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, तो ये आपको पैराग्राफ 16, A40 एंड 17, ऐसे 3 पैराग्राफ्स मिला के इस टॉपिक में आपको नॉलेज बेस गेन करना है। एंड टॉपिक नंबर 16 का आखिरी सब टॉपिक आपका है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स पढ़ने। पैराग्राफ 18, पैराग्राफ A42 एंड टॉपिक नंबर 3 है आपका कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स इन ऑडिट। उसमें आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो इस तरीके से टॉपिक नंबर 16 में कुल मिलाकर हमें 10 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये उसका ब्लूप्रिंट मैंने आपके आंखों के सामने तैयार कर दिया है। तो ये जो 17-18 मिनट हमने अभी स्पेंड किए हैं, ये आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड मैंने आपके दिमाग में फिक्स कर दिया है। नाउ अब हम जब इसका डिटेल कंटेंट पढ़ेंगे और उनके प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे ऐसे 330 के, तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो अभी हमारा टारगेट क्या है? टॉपिक नंबर 16 को एकदम मस्त तरीके से पढ़ने का और मज्जानी लाइफ में जीने का। तो ये जो टॉपिक नंबर 16 है, इसका हेडिंग आप फिर से देखो, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, यानी इसका मतलब भाई साहब आपको ये ऐसे 330 एक स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जब भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल, चाहे आप बिग 4 में हो, चाहे आप बड़ी फर्म्स में हो, चाहे आप मीडियम फर्म्स में हो, चाहे आप स्मॉल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स में काम करते हो, या फिर आप कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते होंगे, लेकिन अगर आप ऑडिटिंग के फील्ड में हो और ऑडिट करने जा रहे हो, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, एज एन ऑडिटर आपका एक टास्क होता है, उसे कहा जाता है असेसमेंट ऑफ रिस्क। हमारे पास होती है एक ऑडिट रिस्क जो ओवरऑल ऑडिट को कवर करती है। उसके बाद हमारे पास रिस्क के अलग अलग लेयर्स होते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पहली लेयर, उसमें 2 सब लेयर्स है, उसमें इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क, ठीक है। और दूसरी लेयर होती है हमारी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, ये लेयर हो गई। और दूसरी ऑडिट रिस्क की हमारी लेयर होती है डिटेक्शन रिस्क, जिसकी जिम्मेदारी ऑडिटर के ऊपर होती है। ठीक है मित्रों, तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल्स टू ऑडिट रिस्क, ऐसा पूरा का पूरा ऑडिट रिस्क का इक्वेशन हमारा बनता है। तो ये जो ऐसे 330 है, ये एकदम स्पेसिफिकली आपको बताता है कि जब भी एक ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा और उसे रिस्क अगर ऑडिट के दौरान कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क अगर दिखती है, तो उस रिस्क को किस तरीके से हैंडल करना है, उस रिस्क को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, ये स्पेसिफिक गाइडेंस ऐसे 330 आपको
प्रोवाइड करता है। और ऐसे 330 का टाइटल भी देखो आपका क्या है, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, यानी टॉपिक नंबर 16 पूरा का पूरा आपका ऐसे 330 पर फोकस करता है। बट माइंड यू, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आपको कंप्लीट ऐसे 330 एप्लीकेबल नहीं किया है। ऐसे 330 में जितने भी पैराग्राफ्स है, जितने भी प्रोविजंस है, उसमें से सिलेक्टेड प्रोविजंस आपके इस सिलेबस में एप्लीकेबल है। तो जो सिलेक्टेड प्रोविजंस एप्लीकेबल है हम उसी को पढ़ने वाले हैं। हम कंप्लीट ऐसे 330 को डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज द बेसिक। अब मैंने आपको टाइटल बता दिया, ठीक है। एज एन ऑडिटर अभी आपको, जब आपको ऑडिट का सब्जेक्ट सीखना है तो आपको ऑडिटर बनना पड़ेगा। एज अ स्टूडेंट आप नहीं सीख पाओगे, एज एन ऑडिटर पहले आप खुद इमेजिन करो, एक ऑडिट के सिनेरियो में आप पहुंच चुके हो, आपको मैनेजमेंट ने यानी आपके एंटिटी ने जो भी अकाउंटिंग करके रखा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, उस रिकॉर्ड को आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड किसी भी एंटिटी ने जमा करके रखा है, रिकॉर्ड करके रखा है, एज एन ऑडिटर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यानी इस पर्टिकुलर एंटिटी को कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड नंबर 6 कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन से लोकल स्टैंडर्ड्स, किस तरीके का उनका एनवायरनमेंट है, कौन से बिजनेस, कमर्शियल एंड स्टैट्यूटरी लॉस प्रोविजंस इनको एप्लीकेबल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस मीन्स आपने एंटिटी का पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मैपिंग किया। उसके बाद आपका एंटिटी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होगा, पेरोल डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद में आपका इंटरनल जो भी सर्कुलेशन यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग परचेस डिपार्टमेंट होता है, स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, यूनिफॉर्म अगर है तो यूनिफॉर्म वाला डिपार्टमेंट होता है। अगर आपके प्रीमाइसेस में फैक्ट्री में कैंटीन मेंटेन होता है तो कैंटीन यानी फूड डिपार्टमेंट अलग होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनके एक ऑर्गेनिक एंटिटी तैयार होती है और हर एक डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने वाले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। ये डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं या नहीं करते, ये आपको समझना पड़ेगा। एंटिटी में कौन से डिपार्टमेंट में कौन से प्रकार के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स है, उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेशन है एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोरेज है, ये तीन सेगमेंट्स में किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मैपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इन तीन सेगमेंट्स का मैपिंग करने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है तो क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती है। तो ऐसे 330 का ये जो टाइटल है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस में जहां पे भी आपके अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग इंटरनल कंट्रोल्स है, अलग अलग लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वहां पर नॉन कंप्लायंसेस की जितनी भी रिस्क है उसका असेसमेंट पहले आप करो। और अगर आपको कोई रिस्क आप डिटेक्ट कर लेते हो, आपके दिमाग में आ जाती है, आपके नजर में आ जाती है, तो उसको रिस्पॉन्स आप किस तरीके से करोगे। ये स्टोरी, ये इंस्ट्रक्शन, ये गाइडेंस आपको स्पेसिफिक गाइडेंस ऐसे 330 प्रोवाइड करता है। ठीक है मित्रों, फिर से मैंने एक बार आपको अच्छे तरीके से पूरी चीजें समराइज करके बता दिया। ये बार बार बताने का एक ही कारण है कि अलग अलग तरीके से क्यों ना हो, थोड़ा टाइम हमें इन कॉन्सेप्ट के साथ स्पेंड करना पड़ता है ताकि ऑडिट में जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको हम विजुअलाइज कर सके। क्योंकि जो चीज हम टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट तो हम बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इस टेक्स्ट को पढ़ते समय हमने उस चीज को विजुअलाइज कर लिया, यानी हमारे आंखों के सामने, हमारे दिमाग में अगर उस टेक्स्ट के जो प्रोसेस बताई गई है उसकी डायग्राम, उसका फ्लो चार्ट अगर हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली तैयार होते गया, तो हमारे माइंड में वो फ्लो चार्ट, वो डायग्राम हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। और उस डायग्राम को याद रखना, छोटी इंफॉर्मेशन को याद रखना कभी भी इजी होता है। बहुत बड़ी टेक्स्ट, अभी आप पूरा का पूरा ऑडिट का मटेरियल देखोगे तो टेक्निकल लैंग्वेज से भरा हुआ है,
तो ये पूरी की पूरी टेक्निकल लैंग्वेज याद रखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी की मेमोरी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन याद रखने की टेक्निक क्या होती है, इस टेक्स्ट को आप डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते चलिए, वहां पे सिनेरियोज इमेजिन करिए। अच्छा, पहला सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये, तीसरा सेगमेंट ये। तो इस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। अब इस सब्जेक्ट में से आपने ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है विजुअलाइजेशन के, इनको जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो वेदर यू आर अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, सीए इंटर स्टूडेंट या फिर सीए फाइनल स्टूडेंट, इन तीनों स्टेजेस में ये जो विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप अकाउंटिंग में अप्लाई कर सकते हो, आप ऑडिटिंग में अप्लाई कर सकते हो, आप लॉ में अप्लाई कर सकते हो। विजुअलाइजेशन टेक्निक डेवलप करो। जो टॉपर्स होते हैं, जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना, उनकी चीजों में ये एक बेसिक चीज होती है। चाहे वो कॉन्शियसली करते हो या फिर सबकॉन्शियसली करते हो, वो क्या करते हैं, वो ये सारी टेक्स्ट याद नहीं रखते, वो उनको एक गिफ्ट होती है या फिर वो अपना एक स्किल या टैलेंट डेवलप करते हैं कि बड़ी इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली एक ब्यूटीफुल डायग्राम में अरेंज करो, सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करो, उसको विजुअलाइज करो, एंड देन वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में लंबे समय तक स्टोर रहती है। लेकिन एक बार पढ़ने से काम नहीं होगा, उस विजुअलाइजेशन को आपको कम से कम 2 3 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आप उस पूरे के पूरे टॉपिक के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। तो जो भी टॉपर्स होते हैं, उनकी ये प्रोसेस बहुत रिफाइंड होती है। वो टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन कंसाइज फॉर्मेट, स्टोर करते हैं एंड कंटिन्यूअसली उसे रिवाइज करते हैं। विदाउट रिवीजन कोई भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको मैंने यहां पर कुछ चीजें बताने जरूरी थी तो बता दी। अब आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को किस तरीके से अप्लाई करते हो। तो चलो मित्रों, अब हम शुरू करते हैं हमारा पैराग्राफ नंबर 1। तो मित्रों, पैराग्राफ 1 हमारा कहता है स्कोप ऑफ एसे 330, यानी एसे 330 का स्कोप क्या है वो हमें पैराग्राफ नंबर 1 में पूरी तरीके से बताया गया है। दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर ऐसे 330 क्या कहता है स्कोप में, भाई साहब ऑडिटर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताने वाला हूं एज पर ऐसे 330। This standard on auditing deals with auditors' responsibility to design and implement responses to the risk of material misstatement identified and assessed by the auditor in accordance with SA 315। यानी जब भी एक ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहली उसकी ड्यूटी क्या होती है, भाई साहब ऐसे 315 को फॉलो करो। ऐसे 315 क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ऐसे 315 ऑडिटर साहब को एक जिम्मेदारी देता है, भाई साहब सबसे पहले आप क्या करो, एंटिटी जो है आपकी उसका थॉरो अंडरस्टैंडिंग हासिल करो, एंटिटी का एंड उसके एनवायरनमेंट का, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लस इंटरनल एनवायरनमेंट, इन दोनों का सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग हासिल करो। उसके बाद में जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो आपको पता चल जाए, आप आइडेंटिफाई कर सकोगे एंड असेस कर सकोगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे 315 कहता है सबसे पहले भाई साहब एंटिटी को समझो एंड देन मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो एंड असेस करो, ये 315 कहता है। फिर 330 ऑडिटर्स आपके पास क्या जिम्मेदारी डालता है कि भाई साहब आपने ऐसे 315 को फॉलो करके जो रिस्क आइडेंटिफाई किए, जो रिस्क असेसमेंट किया है, अब उस रिस्क असेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सेस को डिजाइन करो एंड इंप्लीमेंट करो। यानी ऐसे 315 आपको कहता है कि आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड ऐसे 330 आपको कहता है डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सेस टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। यानी ऐसे 315 एंड ऐसे 330 आपको साथ साथ में पढ़ने पड़ेंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, एकदम सिंपल पैराग्राफ है, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। स्कोप क्या कहता है ऐसे 330 का, दिस स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सेस टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड बाय द ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315, identifying and assessing risk of material misstatement through understanding the entity and its environment in a financial statement audit। यानी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा तो ऐसे 315 सबसे पहले एज एन ऑडिटर आपको फॉलो करना है, जो आपको बताता है कि भाई साहब एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग हासिल करो, उसके बाद में जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो एंड रिस्क असेसमेंट करो।
ये ऐसे 315 आपको हाफ वे तक पहुंचा देता है। हाफ वे के इंटरवल के बाद ऐसे 330 आपको क्या बताता है कि भाई साहब ऐसे 315 में आपने जो आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किया था, अब उसको आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ने के बाद आप क्या करोगे कि जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई की है उसके लिए रिस्पॉन्सेस को डिजाइन करो एंड इंप्लीमेंट करो एज पर ऐसे 330। दिस इज द स्कोप ऑफ ऐसे 330। बस इससे ज्यादा और कोई भी आपके पास स्कोप नहीं है। फिर पैराग्राफ नंबर 3 क्या कहता है आपका, ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन ऐसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। यानी पैराग्राफ नंबर 1 हमें स्कोप ऑफ ऐसे 330 बता देता है सिंपल भाषा में, और पैराग्राफ नंबर 3 हमें बताता है ऐसे 330 का ऑब्जेक्टिव क्या है। The objective of the auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement through designing and implementing appropriate responses to those risk। अब ये जो स्कोप है यहां पर क्या है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्सेज टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब आप रिस्पॉन्सेज को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करोगे, यानी जो भी आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है एंड असेस किया है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसका फर्दर असेसमेंट यानी डिटेल में असेसमेंट करने के लिए जब आप रिस्पॉन्सेस को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करोगे तब जाके आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा, और उसके बेसिस के ऊपर फिर आप अपना आगे का ऑडिट का काम करोगे। तो ऐसे 330 स्कोप ऑफ ऐसे बता देता है, एंड ऐसे पैराग्राफ नंबर 3 हमें बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 330, यानी 330 के मद्देनजर रखते हुए एक ऑडिटर साहब का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement through designing and implementing appropriate responses to those risk। यानी स्कोप कहता है भाई साहब रिस्क को आइडेंटिफाई करो एंड उसके लिए रिस्पॉन्सेस को डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करो, और ऑब्जेक्टिव कहता है कि जो भी आपने रिस्क असेसमेंट किया है, जो भी आपने उसके रिस्पॉन्सेस डिजाइन किए, इंप्लीमेंट किए, उसके बेसिस के ऊपर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने में मदद होने वाली है। तो ये एकदम सिंपल पैराग्राफ थे, है ना। इतनी तैयारी हमारी हो गई। फिर पैराग्राफ नंबर 5 हमारे लिए क्या कहता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सेस। और पैराग्राफ पॉइंट नंबर 4 ये हमें बताता है ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। अब ये दोनों पैराग्राफ आपको एक साथ पढ़ने, क्यों? क्योंकि जहां पे भी आप ओवरऑल रिस्पॉन्सेस की बात करोगे तब हमारी बात आ जाती है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और जब भी हम असर्शन की बात करते हैं तो हमें पता है कि असर्शन में 3 लेवल्स होते हैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है, तो ओवरऑल रिस्पॉन्सेस यानी पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सेस बताता है, यानी पूरे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट होता है जिसमें P&L, बैलेंस शीट, आपके शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये 5 चीजें मिला के आपका जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो जहां पर भी ओवरऑल रिस्पॉन्सेस आएंगे, इन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है पैराग्राफ नंबर 5 में। और जब भी असर्शन की बात आएगी, यानी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स, तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है हम इन 3 लेवल में डिवाइड करते हैं ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, और उसे हम कहते हैं असर्शन। अब असर्शन में तीनों लेवल में अलग अलग आइटम्स को हम हैंडल करते हैं। तो जहां पर भी असर्शन की बात आएगी तो हम पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो असर्शन के लिए आपको पैराग्राफ्स रेफर करने पड़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7, यानी पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 ऐसे मिलाकर आपको ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और असर्शन लेवल पे जो भी रिस्क है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है वो आपको ऐसे 330 बताता है। तो पैराग्राफ नंबर 5 हमारे लिए क्या कहता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सेस। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेस टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, यानी पूरा का पूरा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेट होता है उसके लेवल पे आप क्या करोगे, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इन 4 कैटेगरीज का ऑडिट करने वाले हो। ठीक है, तो आप इनकम एक अलग कैटेगरी हो गई, एक्सपेंस अलग कैटेगरी हो गई, एसेट अलग कैटेगरी हो गई, लायबिलिटी अलग कैटेगरी हो गई। चारों का नेचर अलग अलग है,
चारों को हैंडल करने के तरीके अलग अलग है, चारों एस्पेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स अलग अलग तरीके से डिजाइन की जाती है। तो पैराग्राफ नंबर 5 आपको एज एन ऑडिटर ये इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई साहब आपकी एक जिम्मेदारी होती है, वो क्या, इन चारों एस्पेक्ट्स को कलेक्टिवली देखो और पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कलेक्टिवली देखो कि कितनी सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क है, उस कंप्लीट रिस्क को कलेक्टिवली मेजर करो और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या होने वाला है उसका असेसमेंट करो एंड देन डिसाइड फॉर योर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। यानी पूरे सिनेरियो का विचार करके फिर आपको अपना रिस्पॉन्स डेवलप करना है, यह पैराग्राफ नंबर 5 कहता है। और पैराग्राफ नंबर जो 6 और 7 है वो आपको बताता है असर्शंस के बारे में। इसका मतलब क्या, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, यानी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब इनकम एक्सपेंस वाले आइटम, अकाउंट बैलेंसेस मतलब बैलेंस शीट वाले आइटम, एंड डिस्क्लोजर मतलब जो भी आपके शेड्यूल्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स है, या फिर जो भी अलग से डिस्क्लोजर दिया जाएगा उसमें। तो इन सारे कैटेगरीज में असर्शन मतलब क्या कि आप एक पर्टिकुलर आइटम का एग्जिस्टेंस, उसका पूरा का पूरा नेचर आप असेस करते हो। यहां पर आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो। जब भी हम असर्शन की बात करते हैं तो हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से किसी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात करते हैं। तो असर्शन एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस होता है। पैराग्राफ नंबर 5 पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है और पैराग्राफ नंबर 6 और 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6 आपको क्या कहता है, The auditor shall design and perform further audit procedures whose nature, timing and extent are based on and are responsive to the assessed risk of material misstatement at the assertion level। यानी आपको ये एक बेसिक चीज बताता है पैराग्राफ नंबर 6 एज एन ऑडिटर, वो आपको फॉलो करनी है। वो चीज क्या है कि भाई साहब आपका जो असर्शन लेवल है, 3 लेवल्स होते हैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स। तो जब भी आपकी असर्शन लेवल की बात होने वाली है तो The auditor shall design and perform, यानी आपको डिजाइन करना है, एंड परफॉर्म मींस एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना है। किस बात का एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन करना है एट असर्शन लेवल, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स शब्द होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर। यानी आपने इनिशियल असेसमेंट किया, इनिशियल असेसमेंट में अगर आपको कोई रिस्क नहीं मिली तो आप उसे सैंपल बेसिस पे चेक करके उस पोर्शन को समाप्त कर दोगे। लेकिन इनिशियल असेसमेंट में अगर आपको कुछ ऐसे परसुएसिव एविडेंसेस मिलती है कि भाई साहब यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर ऐसे जो सिनेरियोज है जहां पर आपको गड़बड़ होने के चांसेस लगते हैं, जो रिस्की एरियाज है, जो कॉम्प्लेक्स एरियाज होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, उसको आप डिटेल में चेक करते हो। और डिटेल में इनिशियल असेसमेंट के बाद डिटेल में चेक करने के लिए आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी उस काम को फर्दर डिटेल में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज ऑडिटिंग की लैंग्वेज है। तो पैराग्राफ नंबर 6 आपको कहता है कि भाई साहब असर्शन लेवल पे आपने जो भी रिस्क असेसमेंट किया है, जो भी आइडेंटिफिकेशन किया है, उसके लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करो एंड परफॉर्म करो। क्यों करना है? क्योंकि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आर बेस्ड ऑन एंड आर रिस्पॉन्सिव टू असेस्ड रिस्क। यानी ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होती है, इन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन रिस्क किस प्रकार की है। अगर हाई रिस्क एरिया है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स होगा। अगर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो मीडियम लेवल की है तो हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मीडियम लेवल रिस्क को टैकल करने के हिसाब से बनाएंगे। यानी हर एरिया में आपको एकदम डिटेल में ऑडिट नहीं करना है, ऑडिट आपका सैंपल बेसिस पे चलते रहेगा। ओवरऑल एंटिटी का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको हासिल करना है और अपना प्रोफेशनल जजमेंट और पिछला पास्ट एक्सपीरियंसेस को इंप्लीमेंट करके आपको ये देखना है कि कौन से कॉम्प्लेक्स एरियाज है जहां पर, या फिर कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर 100% कंप्लायंस होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है, फाइनेंशियल पेनल्टी या फिर जेल की प्रोविजंस हो सकती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स एरियाज, 100% कंप्लायंस वाले एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने हैं और वहां पर आपको डेफिनेटली डिटेल में आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। और यहां पर पैराग्राफ नंबर 6 आपको बस एक बात बताना चाहते हैं कि भाई साहब जब भी आप असर्शन लेवल्स को, यानी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स को हैंडल करोगे इंडिविजुअली, तो आपको अगर
जो भी आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट किया है, अगर प्रोबेबिलिटी यानी हाई रिस्क एरिया है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करो एंड परफॉर्म करो, एंड जो भी आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन एंड परफॉर्म किया है उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपके रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये बेसिक चीज आपको पैराग्राफ नंबर 6 में बताई गई है। पैराग्राफ नंबर 7 आपको क्या बताता है? इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म द ऑडिटर, यानी पैराग्राफ नंबर 6 आपको बताता है कि भाई साहब रिस्की एरिया में आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। अब पैराग्राफ नंबर 7 आपको बताता है कि जब आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन या परफॉर्म करोगे तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है, यानी क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, यानी पैराग्राफ नंबर 7 में क्लॉज ए एंड क्लॉज बी को ध्यान में रखते हुए आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। In designing the further audit procedures to be performed, the auditor shall consider reasons for the assessment given to the risk of material misstatement at the assertion level for each class of transactions, account balance and disclosure, including the likelihood of material misstatement due to particular characteristics of relevant class of transactions, account balance or disclosure, that is inherent risk। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जब भी आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का डिजाइन एंड परफॉर्मेंस करोगे तो आपको इनहेरेंट रिस्क किस तरीके की है, इस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में किस तरीके की इनहेरेंट रिस्क एग्जिस्ट करती है, उसको अच्छे तरीके से पहले समझ लो आप। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? वेदर द रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रिलेवेंट कंट्रोल्स, दैट इज कंट्रोल रिस्क। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, ऑडिट रिस्क का इक्वेशन क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल्स टू ऑडिट रिस्क। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। तो यहां पर आपको इनहेरेंट रिस्क को भी ध्यान में रखना है और कंट्रोल रिस्क को भी ध्यान में रखना है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जब भी आप टैकल करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करोगे, तो इनहेरेंट रिस्क किस तरीके की है इस पर्टिकुलर बिजनेस सिनेरियो में एंड कंट्रोल रिस्क कैसी है इस पर्टिकुलर एंटिटी के सिनेरियो में, इन दोनों चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। Whether the risk assessment takes into account relevant controls, that is the control risk, thereby requiring the auditor to obtain audit evidence to determine whether the controls are operating effectively, that is the auditor intends to rely on the operating effectiveness of controls in determining the nature, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पैराग्राफ नंबर 6 आपको बताता है कि जब भी आप रिस्क असेसमेंट करोगे उसके बेसिस के ऊपर आपके जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है उसको डिजाइन करो एंड परफॉर्म करो। जब भी आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का डिजाइन एंड परफॉर्मेंस करोगे तो आपको इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क उस एंटिटी के सिनेरियो में किस तरीके की होगी उनका डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और उसके बेसिस के ऊपर आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग डिसाइड करोगे। क्लॉज नंबर बी क्या कहता है? ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, यानी हमारे पास रिस्क की 3 प्रकार की लेवल्स होती है। एकदम नेग्लिजिबल रिस्क, ठीक है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो इन तीनों ऑन अ स्केल ऑफ रिस्क 1 to 3 में आपका जो भी रिस्क असेसमेंट का जो भी स्केल होगा, लो रिस्क एरिया, मीडियम रिस्क एरिया एंड हाई रिस्क एरिया, तो अगर आपका रिस्क हाई है तो आपका ऑडिट एविडेंस उतना ही ज्यादा डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके आपको गैदर करना है। अगर आपका रिस्क लेवल मीडियम है तो उस हिसाब से आप अपना ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करो, आपका रिस्क एरिया लो है तो उस हिसाब से आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। यानी ऑडिट एविडेंस का नेचर किस तरीके का होगा ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर। तो पैराग्राफ नंबर 6 के तहत फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब भी आप डिजाइन एंड परफॉर्म करोगे, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को ध्यान में रखो एंड ये डिसाइड कर लो कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क एरिया अगर है तो उसके प्रोपोर्शन में आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। ऑडिट एविडेंस का नेचर कैसा होना चाहिए? परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस हमारे ऑडिट के केस में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे 200 हमें बताता है कि देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, जिसकी वजह से हम ऑडिट की प्रोसेस में कभी भी कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर सकते। हमें हमेशा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ सकता है, या फिर हमें हमेशा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ही मिलने वाला है। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 आपको असर्शन लेवल को
असर्शन लेवल के ऊपर जो भी रिस्क एग्जिस्ट करती है उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये बातें बताता है। देन पैराग्राफ नंबर 5 जो हमारा आता है, वहां से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, यानी एक कंटिन्यूएशन में टॉपिक शुरू होने वाला है जो आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड होने वाला है। यहां पे सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में हम टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब भी आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आपको ऑडिट करना एकदम आसानी हो जाएगी। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक बार समझ में आ गई तो हमें यह पता चल जाएगा कि रिस्की एरिया कौन से है, ऑडिट एविडेंस किस तरीके से गैदर करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरीके से हैंडल करना है। ये ऑडिटर के दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से प्लान हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा एक जो इस टॉपिक को भी हम 2 वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो यहां पर मैं पार्ट 1 को समाप्त करता हूं। तो हमने इनिशियली थोड़ा सा पहले 20 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया जो इन टॉपिक से रिलेवेंट था। उसके बाद में यहां पर हमने पैराग्राफ 1, 2, 3, 5 एंड पैराग्राफ नंबर 6 और 7 ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ्स को हमने अंडरस्टैंड किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल से लेकर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, यूट्यूब साहब जो है हमारे वो थोड़ा सा लंबे वीडियो डालने के लिए इनिशियली हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हम धीरे धीरे करके 1-1 घंटे के वीडियो या फिर 1 घंटे से कम वाले थोड़े वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए अवेलेबल करा रहे। वो उनका इनिशियल पीरियड होता है जो चैनल्स नए होते हैं या फिर कुछ चैनल के ऊपर उनका जो चैनल हिस्ट्री उन्हें डेवलप करनी होती है, उस वजह से वो इनिशियली शुरुआत में चैनल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। एंड देन जब चैनल की हिस्ट्री, उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें मैच हो जाती है तो हमें एक ईमेल आ जाता है यूट्यूब बाबा के तरफ से या फिर कोई कम्युनिकेशन आ जाता है कि भाई साहब आपके चैनल के रिस्ट्रिक्शन हट गए, नाउ यू कैन अपलोड लॉन्गर वीडियोस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस में आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं रोकता हूँ, इसी के कंटिन्यूएशन में आपका पार्ट 2 आएगा, वहां से हम टॉपिक 5 से फिर से हमारा पूरा का पूरा स्टडी शुरू करेंगे, यानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे रुकेगा। एंड जाने से पहले एज यूजुअल एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोस को देखिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो बाय बाय।